आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट। हमारे साथ मैं हूं हर्ष किशोर और हम हर रोज लेके आते हैं एक नया सक्सेस स्टोरीज ह्यूमंस ऑफ बिहार की। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हो गया है ना? नमस्कार। आई थिंक ठीक। नमस्कार। आज के हमारे ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट में स्वागत है आप लोग का। और आज के गेस्ट हैं शिवेश सर हैं, जो कि स्टार्टअप मोंग के फाउंडर हैं और बहुत सारे स्टार्टअप को ये गाइड कर चुके हैं। और स्वागत है शिवेश जी आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू हर, एंड आई एम डिलाइटेड टू बी हियर। बहुत अच्छा लगा कि अपनी तरफ से लोग कुछ कर रहे हैं एंड मुझे लग रहा है ये पहला पॉडकास्ट है हमारे तरफ से, तो कांग्रेट्स ऑन दैट हर। आई एम रियली डिलाइटेड टू बी हियर। जानेंगे हम शिवेश जी के बारे में कि वो कैसे सोचते थे बचपन से एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को लेके, एक एंटरप्रेन्योर के बारे में। शिवेश जी बताइए कि आप जब एक बचपन में थे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को लेके क्या सोचते थे? Okay, so the thing is that I can मेरा ही जो फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड दैट आल्सो बहुत सीनियर पोजीशन से रिटायर्ड है एज अ डिप्लोमा। तो ऑलमोस्ट लाइक तो घर में बचपन था कि मेरे फाइदर यू नीड टू बी एन इंजीनियर और यू नीड टू बी अ डॉक्टर और यू आर फेलियर। हमारी तरफ का कॉमन है ये इंजीनियर पर तो डॉक्टर बनने में फेलियर है, मतलब औकात नहीं है। तो वो हम लोगों के घर में भी था। बट सिंस चाइल्डहुड आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग जहाँ पे मेरा खुद जहाँ पे मेरा डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी रहे। दैट्स व्हाई ऐसा नहीं है कि मैंने आई डिड माय बीएससी स्टैट्स ऑन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग। आई वर्क विद लाइक कुछ मैंने बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया है। लेकिन फिर यही होता है कि एक टाइम के बाद लगता है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू वर्क फॉर योरसेल्फ रादर देन वर्किंग फॉर समबडी एल्स। तब फिर मैंने वहाँ से रिजाइन दिया, मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में आ गया। 2-3 स्टार्टअप मेरे फेल भी हुए थे, स्टार्ट के 2 फेल हुए थे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा जितने भी नए बंदे आज बच्चे आते हैं, हमारा फेलियर तो पार्ट ऑफ द जर्नी है। 2 स्टार्टअप मेरे फेल हुए, तीसरा बहुत अच्छा किया तो उसको हम लोगों ने एग्जिट लिया, उसको बेचा, बहुत पैसे मिले। तो उसके बाद फिर मैंने एक ढंग से सबैटिकल भी चला गया था, 1-2 साल तक घर में ही बैठा था। फिर लगा कि वही कि वी आर नॉट समबडी हु इज बोर्न टू सिट एंड ईट इन अ प्लेस। तो फिर वापस हम आया स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो स्टार्टअप्स को हेल्प करने लगा। फिर देखा कि स्टार्टअप को इंडिविजुअली हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो फिर स्टार्टअप मॉन्क हमने बनाया। स्टार्टअप मॉन्क में हम लोग का जो बेसिक कोर है, जो विजन मिशन बोलते हैं हम स्टार्टअप का, किसी भी कंपनी का। तो स्टार्टअप मॉन्क का ये है कि हम लोगों को इंडिया में सिलिकॉन वैली बनाना है। तो इसके लिए हम लोग टायर 2 टायर 3 की सिटीज के जो बच्चे होते हैं, जैसे रांची, पटना हो गया, उड़ीसा से हो गया भुवनेश्वर, ये सब, राउरकेला हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, तो यहाँ के जो स्टार्टअप हैं हम लोग उसको हेल्प करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि हम लोग एक्सपर्टीज हम लोगों का ज़्यादा था, क्योंकि मैं खुद फेल भी कर चुका था, मैंने अपना स्टार्टअप रेज भी किया था। तो फिर मैंने देखा कि इवन मेट्रोज के भी बच्चे, उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है स्टार्टअप रेज करने में, तो वो भी हम लोगों से जुड़ने लगे। धीरे धीरे करके अभी ऑलमोस्ट हम लोगों के पास 100 मतलब 1 लाख फाउंडर्स का हम लोगों का कम्युनिटी है, तो बहुत बड़ा हो गया। पहले हम लोग नॉर्मल मेंटरशिप देते थे, अब तो फंड रेजिंग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बस यही जर्नी है हम लोगों का। एंड बचपन में था कि जॉब करना जो होता है, बचपन पहले था कि इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैथ साइंस बैकग्राउंड था मेरा, इंजीनियरिंग करो उसके बाद फिर आईएएस निकालो, सिंपल सा फंडा है। बट नहीं किया।
तो अभी तक मेरे घर में तो बहुत लोग हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब भी घर जाता हूँ अभी भी पूछते हैं, 35 साल का हो गया हूँ तो भी तो करता क्या है। क्योंकि उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता। अपना गवर्नमेंट जॉब किए हैं और ब्यूरोक्रेट थे, सब कुछ ब्यूरोक्रेट समझ नहीं आता। दिस वाज माय जर्नी, बट वही है कि व्हेन आई वाज अ किड, मैं बचपन में भी जैसे कॉमिक्स का लाइब्रेरी मैंने खोला था बचपन में। हम लोगों की तरफ पहले कॉमिक्स बहुत होता था, जब मैं मेरे एज वाले जो हम लोगों को पता होगा 50 पैसे में एक कॉमिक्स देता था हम लोग, एक या सेकेंड हैंड बुक्स बेचता था मैं। इवन मैंने अपने टिकटॉक में बताया था कि सेकेंड हैंड अपने भैया के जितने भैया के बैचमेट थे उनसे सारा बुक ले लेता था, जब वो पास होकर दूसरे में चले जाते तो उनको सेकेंड हैंड बेचता था मैं। तो एक बिजनेस का था बचपन से थोड़ा दिमाग में चलता रहता है कि पैसे कैसे कमाया जा सकते हैं किसी का बिना बुरा किए हुए अच्छे तरीके से। तो वो बस वही था क्वालिटी, वो कैरी किया। बिल्कुल बिल्कुल। और जब बात करते हैं स्कूल का जो इन्वायरमेंट अभी है, जो सब बदलाव आई है बहुत सारी, जब अपने टाइम देखें और अभी देखें तो वो बदलाव में क्या क्या सिस्टम में चेंजेस आई है, उसका फ्यूचर क्या है, क्या देखते हैं एजुकेशन सिस्टम में? देखो, गुड थिंग इज आई वाज रियली लकी टू स्टडीड एट सेंट जेवियर्स हजारीबाग। बहुत लकी था क्योंकि हमारे अभी लास्ट ईयर हमारे बैच के दो बच्चे 40 अंडर 40 में थे इंडिया में, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40। तो हम लोगों का स्कूल कहीं ऐसा इन्वायरमेंट था ना कि हम लोग को सेल्फ सफिशिएंट अपने दम पे बनाने के सिखाते थे। मिशनरी स्कूल था एंड जब हम लोगों का एडमिशन हुआ तो हम लोग को उस समय नहीं पता चलता था, लेकिन अब व्हेन वी आर लाइक ग्रोन अप तो हम लोगों को समझ में आता है कि स्कूल ने हम लोगों को बहुत सिखाया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है वो बोलते हैं कि यार हम लोगों को बात करने के ही तो पैसे मिलते हैं, वो स्कूल ने सिखाया। तो हम लोगों का स्कूलिंग थोड़ा अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों का स्कूल जब उस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय वो टॉप 20 में आता था इंडिया में। जबकि है बहुत छोटा सा जगह हजारीबाग, बहुत छोटा सा है, बट जो सेंट जेवियर्स था इट वाज लाइक रियली गुड। तो वहाँ से हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद फिर वी केम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगेन बहुत अच्छा था। अब तो फिर भी हम लोगों के टाइम स्कूल हम लोगों का अच्छा था, पता नहीं चला कि बाहर के स्कूलों में कैसे होता है। बट कंपेयरिंग अब जो मैं देखता हूँ कि अब के बच्चे के स्कूल में जो आर्ट एंड क्राफ्ट आ रहा है, हॉबीज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों के स्कूल में उसी टाइम था हम लोगों का आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन लगता था, उसमें जो बनाते थे हम लोग वो बिकता भी था। एकदम से वो एंटरप्रेन्योरशिप ही बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसका भी बहुत रोल था। आज मेरे ख्याल से देखो जो जॉब नहीं दे सकते, जो आज का हमारा पॉपुलेशन है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन लोगों को अपना खुद का काम करना पड़ेगा। इसके लिए उन लोगों को स्कूल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी पड़ेगी। अभी भी जो क्योंकि बिकॉज मैं तो ऑलमोस्ट 10 साल से हूँ एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में, स्टार्टअप में, तो मुझे भी अभी नहीं लगता कि जिस लेवल पे काम होना चाहिए उस लेवल पे काम हो रहा है। बट आई थिंक अगर ढंग से काम करेंगे, गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करना चाहे तो कर ही सकती है। बट आई थिंक अभी बहुत काम होना बाकी है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ईजी और उसके लिए माइंडसेट चाहिए। और हमारे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे स्कूल सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये सिखाना होगा कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, उसके बाहर भी बच्चे अच्छा कमा खा सकते हैं और अच्छा नाम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि स्कूल से ज़्यादा सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करो तब एंटरप्रेन्योरशिप में आई थिंक वो आगे जाए। और उसमें हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग इवन बहुत सारे इवेंट करते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स को भी लेकर आए ताकि उनको भी समझ में आएगा कि बच्चे धंधा करके भी कमा के खा सकते हैं। बिल्कुल। बात करते हैं जब सोसाइटी या कल्चर की, तो ये एक तरह से कैसा इम्पैक्ट करते हैं स्टार्टअप इन्वायरमेंट में या फिर बिजनेस की जब हम बात करते हैं। जॉब तो एक तरह से कंफर्ट जोन हो गया, और जब हम बिजनेस की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात, तो उसमें कल्चर का क्या रोल होता है? पेरेंट्स और अलग जो आसपास के लोग होते हैं उसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं और क्या चेंजेस की अभी जरूरत है? देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हर दैट इज इंडिया में वी फियर फेलियर, वी आर क्रिपल्ड बाय फेलियर। अगर हमको लगता है ना, स्कूल बचपन से हम लोगों को यही सिखाता है कि अच्छे नंबर लाने हैं, पास होना है,
नंबर 1 रहना है, क्योंकि हम लोगों को वो हमारे अंदर एकदम अंदर आ जाता है कि ये फेल करेंगे तो मतलब कि बहुत खराब है। और एंटरप्रेन्योरशिप में जब तक तुम फेल नहीं करोगे ना, तब तक तुम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। आप मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स को छोड़ दो, क्योंकि उन लोग 1 in million थे। बाकी जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जितने भी बिजनेस मैंने उनका पहला बिजनेस हमेशा फेल किया। कर जाऊंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, जो कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, यार इसने पैसे डुबा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि पैसे डूबेंगे तो इंसान वापस कमा सकता है, लेकिन एक बार वो चांस चला गया ना, एक बार तुम्हारा एज निकल गया, चांस चला गया, तो फिर दोबारा तुम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। एंड आसान नहीं है बिजनेस, आसान नहीं है बिजनेस। तो हम लोग पहले बोलते थे ना, इसको ब्रेक करोगे तो इसका मतलब होता है बिजीनेस, कि तुम 24 घंटा बिजी रहोगे। तो बिजनेस का वही मतलब होता है। एंटरप्रेन्योर तो बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें अब एक रिसर्च अभी हुआ है स्टैनफोर्ड में, उसमें सबसे ज्यादा डिप्रेशन में, जो प्रोफेशन में डिप्रेशन है, वो एंटरप्रेन्योर सकते हैं। सबसे ज्यादा लोग डिप्रेस रहते हैं, क्योंकि यू नेवर नो ना कब क्या होगा। अब इतनी अच्छी कंपनी चल रही थी, मतलब $1 billion कंपनी थी, कोविड हुआ, कोरोना हुआ, सारे बैंकरप्ट हो गए। तो गोल्ड जिम था, एक जिम का चेन है, बहुत बड़ा जिम का चेन था, वो बैंकरप्ट हो गया कोरोना के आने से। बिजनेस इज नॉट इजी, और उसके लिए देश कहते हैं ना कि पीपल शुड बी ओके विद फेलिंग। इंडिया की बड़ी बात है कि यहाँ पे फेल जो करता है ना, उसको बहुत नीचे नजर से देखते हैं, और वो सोसाइटी का है। जिस दिन हम लोगों को, मेरे घर में एटलीस्ट मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में IFS ऑफिसर, तो उनको पता था कि फेलिंग इज नॉट लाइक बिग थिंग। बोलेंगे ठीक है, क्या गिरेगा तो फिर उठ जाएगा। आई रिमेम्बर मुझे जब IT का पेपर दे रहा था, तो मैंने पापा को बोला कि पापा प्रिपरेशन सही नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि IT नहीं निकलेगा। सर बोल रहे तो क्या हुआ, कुंभ का मेला थोड़े जो 12 साल के बाद आएगा, फिर अगले साल आएगा, दे देना। आई थिंक वो मेंटालिटी एक डेवलप करना पड़ेगा, तभी एज ए सोसाइटी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हम लोग आगे निकल पाएंगे। US में है वो, इवन यूरोपियन कंट्रीज में नहीं, बट US में तो देखोगे ये बहुत है। इसलिए US के लोग कितने हैं, 30 करोड़ है, लेकिन फिर भी पूरा दुनिया पे राज कर रहा है। रीजन ये है कि वहाँ पे रिस्क लेने से वो डरते नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर से ट्राई करेंगे। तो वो एक मेंटालिटी लाओगे ना सोसाइटी में, और वो अब जो नया जनरेशन उनको समझ में आता है, लेकिन फिर भी एक नहीं होता कि पेरेंट्स के बाइंडेशन में थोड़ा डर के रहते हैं, और अपने साइड से खैर बहुत नहीं जाता है। तो वो थोड़ा उन लोगों को वोकल होना पड़ेगा। अपने जो हम लोग सप्रेस करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, इवन हॉबीज हम लोग पूरी नहीं करते। स्पोर्ट्स में भी बहुत, जैसे मैंने नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेला है, लेकिन मैं उसमें नहीं परस्यू कर पाया, क्योंकि मुझे लगता था कि जॉब ही करना, मतलब अच्छी पढ़ाई करना ही सब कुछ है। लेकिन अगर मैं अच्छे से खेला भी रहता तो आई वुड हैव डन रियली गुड। तो वो सोचना होगा कि नथिंग इज बैड, जो भी चीज कर रहा है उसमें मन लगा के करो, आगे बढ़ के करो, तो यू विल डू गुड। तो दैट्स व्हाई यही एक सोसाइटल चेंज है, माइंडसेट चेंज है, जो बहुत बड़ा चीज है साइकोलॉजिकल। और वही फियर ऑफ फेलियर, फेल कर रहा है तो उससे डरना है। फेलियर कॉमन है, पीपल फेल एंड इट इज लाइक पार्ट ऑफ लाइफ। मैं तो यही बोलूंगा, बोलने का तो मैं पूरा घंटा बोलता हूँ, फायदा नहीं है। हाँ, बात तो सही है। और जब बात करते हैं ना फेलियर का, तो फेलियर एक तो कारण होती है कि जो आसपास के लोग होते हैं, या फिर मेंटल प्रॉब्लम होती है। दूसरा प्रॉब्लम होता है टेक्निकल प्रॉब्लम बोले, या फिर फंडिंग का प्रॉब्लम आती है, जिससे कि जानबूझ के नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, वहाँ पे स्टार्टअप को बंद करना पड़ता है। तो उस टाइम वो कैसे हैंडल कर सकते हैं वो सिचुएशन को, और आप कैसे देखते हैं वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, खास करके जब फंडिंग का बात? देखो, हर द थिंग इज दैट कि फंडिंग की वजह से आज तक कोई भी बड़ी कंपनी बन नहीं है, छोटी कंपनी बन नहीं है। बस तुम्हारे अंदर एक चाह होना चाहिए कि तुमको कुछ करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। एक दो बंदे थे बैंगलोर के, मेरे मेंटी का स्टार्टअप को मैं ये कर रहा था, और दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग। वो गरीब बच्चों को पढ़ाने का एक स्टार्टअप था, उनका फॉर प्रॉफिट था, एनजीओ नहीं था, फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप था। वो गरीब बच्चों को पढ़ाने का कुछ कर रहे थे, जो गवर्नमेंट स्कूल को ना था, उसके पैसे उनको मिल रहे थे, फॉर प्रॉफिट था, एनजीओ नहीं था।
उनके पास इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उसमें कंप्यूटर ये सब सेटअप करना था, पूरा लिंक करना था, सैटेलाइट लिंकिंग एंड एवरीथिंग, ताकि बच्चों को पढ़ा सके इन एब्सेंस ऑफ टीचर। उन्होंने क्या किया, प्रिंट आउट निकाला पेटीएम का, जो QR स्कैन के बार के अंदर लगा, और उसमें लिखा मेंशन किया कि हम लोग ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, हम लोगों के पास पैसे नहीं है, अगर आपको लगता है कि हम लोग एक अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया का फायदा है, कंट्री के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग को जो मन आया पैसा दे दीजिए। एक हफ्ते में उन्होंने 10 लाख रुपए स्केल जमा किए थे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, पैसे की वजह से कभी कोई भी धंधा बंद नहीं होता। सेकंड, अभी तो सरकार इतनी ज्यादा दे रही है, तुम 1 घंटे के अंदर 2 करोड़ का नॉन कोलैटरल लोन दे सकते हो गवर्नमेंट को। तो तुम्हारा 2 करोड़ का नॉन कोलैटरल लोन, वो ये नहीं रखना है, कोलैटरल नहीं रखना है, वो दे देंगी। तुम्हारा केवल बिजनेस प्लान इंटैक्ट होना चाहिए, बिजनेस अच्छा होना, सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस होने चाहिए, तुमको लोन दे देंगे, तुम अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इंक्यूबेशन सेंटर बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन, धंधे का उनका बिजनेस सही में आइडिया अच्छा है, तो बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन जीत के वो ये कर सकते हैं। तुम्हारे IIT बॉम्बे का यूरेका जो होता है बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन, उसका 50 लाख रुपया तुम्हारा प्राइस नहीं है, तो क्या कर सकते हो? फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है 50 लाख रुपये। जो करना चाहते हैं ना, सॉरी, एंड मैं बोलता हूँ हमेशा, इट इज जॉब ऑफ द फाउंडर और एंटरप्रेन्योर कि उनको रिसर्च करे और उनको रास्ता खोजना, ये उनका जॉब होता है। अवेलेबल सब कुछ है ना, फंडिंग मत सोचो, फंडिंग तो हमेशा आ ही जाती है, बस यही है। और आज के डेट में टेक्नोलॉजी में सब कुछ इतना आसान हो गया। देखो, पहले अगर तुमको इंटरव्यू लेना है, मैं दिल्ली में हूँ, तुम वहाँ पे हो पटना में, तुम कैसे ले सकते? पॉसिबल था, इक्विपमेंट चाहिए, कैमरा, जूम का लिंक भेजा, हो गया इंटरव्यू। यूज टेक्नोलॉजी एज मच एज यू कैन। इफ यू आर गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी, तो तुम्हारे पास ऐसे पैसे जिससे ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। दिस इज समथिंग दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड। एंड सेकंड ये है कि सक्सेस नेवर कम्स ईजी। सक्सेस जो होता है ना, कभी सस्ता नहीं होता, उसके लिए बहुत कुछ देना पड़ता है, नॉट ओनली हार्ड वर्क बट पैसे भी लगाने पड़ते हैं। तो इनिशियली अगर तुमको लगाने पड़ रहे हैं, तो वो हम लोगों के साइड एक मेंटालिटी के पैसे सेव करके रखो, अपने पैसे से धंधा नहीं होता, वो मेंटालिटी में बता रहा हूँ हमारे तरह से, दैट इज नॉट राइट। तुमको अपने पैसे तो लगाने ही होंगे। तुमको बड़ा करना है कुछ, तो सब कुछ रिस्क लेना होगा, तभी तुम बड़ा कर सकते हो। और तुमको नॉर्मल लाइफ जीना है, सेविंग करके इंटरेस्ट खाना है, तो बड़ा करना है, तो तुमको अपने पैसे लगाने होंगे। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी जितनी सेविंग कम मैनेज हो गई, उसके बाद भी होता तो इंसान बोल लोग भी छोड़ो, नौकरी कर लेते आराम से, नहीं कर। फिर दोबारा किया, मतलब 2 बार बैंकरप्ट। अच्छा, अभी एकदम यंग एज में, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर 30-22 साल। बट मुझे पता था कि अगर करना है तो करना ही है, तो जिंदगी में नौकरी करेगा, पापा की कहते हैं। बस वही है कि पैसे के लिए नहीं दूसरा मेंटालिटी थोड़ा चेंज करना होगा, हारने के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने साइंस बैकग्राउंड से स्टडी की, उसके बाद ये एक एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट किए, तो क्या स्टार्टअप मोंग आपका पहला स्टार्टअप था, या फिर और कुछ ट्राई किए थे साइंस पढ़ने के बाद? साइंस में कुछ इंटरेस्ट या साइंस में कुछ ऐसा किए थे? देखो, मेरा आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन इंजीनियर, बट मेरा IIT में हुआ नहीं। हम लोगों के टाइम IIT का स्क्रीनिंग होता था, तो आई क्लियर द स्क्रीनिंग, बट मेंस में हुआ नहीं मेरा। फिर आई प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, सेकंड ईयर भी नहीं हुआ, तो आई केम टू दिल्ली एंड टुक एडमिशन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, BSc स्टैट्स ऑनर्स। सो स्टैट्स ऑनर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स इज लाइक रियली गुड। कंपनी लाइक KPMG ये सब आती हैं, पिक करती है बच्चे। इन्फोसिस आती थी उस समय, मतलब एकदम से मैथ्स ऑनर्स में हमारे कॉलेज में, और इंजीनियर से ज़्यादा अच्छा सैलरी पैकेज मिलता था, तो होता था हम लोगों का। बट स्टिल मुझे उस समय जॉब करना नहीं था। पहले मैं सोचा कि लेट डू MSc और समथिंग लाइक दैट, उसके बाद फिर आई विल गेट ए जॉब इनटू गुड MNC। बट फिर सेकेंड ईयर एंड तक आई
सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर तक आते आते नहीं होता, लव फॉर द सब्जेक्ट वो मेरा खत्म हो गया. आई वाज रियली गुड विथ मैथ. आई गॉट समवेयर अराउंड 92 और 93 दैट टाइम, लाइक 20 बहुत अच्छे नंबर होते थे, 90 प्लस होते. ऑल ओवर इंडिया में 1% था ना, मेरिट लिस्ट सीबीएसई का आता था. तो आई वाज रियली गुड विथ मैथ्स में मजा आता था, तो इसलिए स्टैट्स ऑनर्स किया था. लेकिन सेकंड ईयर तक आते आते थर्ड ईयर तक बोलते ना, लव फॉर द सब्जेक्ट आई लॉस्ट इट. उसके बाद थ्योरम्स और ये सब आगे नंबर्स था नहीं. 3 पेज के थ्योरम्स होते थे, रियल एनालिसिस के. मैंने बोला भैया मेरे से नहीं हो पाएगा. तो आफ्टर ग्रेजुएशन आई ड्रॉप स्टैट्स ऑनर्स में कुछ करना नहीं है. तो एमएससी का प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया. मुझे एमबीए का भी करना नहीं था. मैंने सोचा हुआ था कि मुझे एमबीए के दौड़ में घुसना नहीं है. ये आई वाज क्वाइट क्लियर फ्रॉम चाइल्डहुड. मुझे कैट मैट कुछ नहीं करना, जिसको करना है करे, मुझे नहीं करना है. तो उस समय आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई वाज गुड विद कॉम स्किल मेरा अच्छा था. एनालिटिकली मैं बहुत अच्छा था, स्टार्ट किया था. तो आई गॉट माय फर्स्ट जॉब विद सॉफ्टवेयर फर्म. कोडिंग करता था मैं. अच्छा. 3 महीने मैंने कोडिंग की. मैंने जाके एचआर को बोला कि भैया एक और कोड लिखवाओगे, मैं किसी को पीट दूंगा, मेरे से अब नहीं बनेगा, मेरा नहीं हो रहा है. तो उसने बोला कि ठीक है, एक काम कर, तू एचआर में आ जा, बिकॉज विद कम्युनिकेशन तू कम इनटू मेरा, देख कैसे करते हैं. तो उनकी एचआर टीम में चला गया और कोडिंग मैंने उसी 3 महीने मैंने कोडिंग की. कंप्यूटर्स में मैंने कोर्स किया हुआ था. आई वाज रियली गुड विद जो होता है. अभी भी मैंने एआई ये सब का फिर से दोबारा ये किया है, क्योंकि आई लव दैट. जो होता है ना, मैं कोड नहीं कर सकता हूँ, बट आई लव द एंटायर टेक्नोलॉजी. तो वहाँ पे फिर मैंने एचआर में आ गया. एचआर में रहा वहाँ पे 1-2 महीने और फिर छोड़ दिया. उसके बाद मेरा मन किया कि फैशन इंडस्ट्री में आते हैं. तो पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन, वहाँ दिल्ली का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था. इट इज ऑलमोस्ट लाइक निफ्ट. उसमें से मेरे पास ऑफर आया, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया. उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिली. उसके बाद आई, जैसे सैलरी मिली तो हमारे तरफ के लोग सबसे पहले करते हैं बाइक खरीदते हैं. मैंने बाइक खरीद ली. बाइक में मेरी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई. तो मैं पूरा नॉर्थ इंडिया जितना होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख, ये सब मैंने बाइक में घूमा था. जब घूमता था तो वहाँ पे मैंने देखता था कि जो बहुत रिमोट एरियाज होते थे ना, जो बहुत इंटीरियर विलेजेस वहाँ, और बहुत ब्यूटीफुल होता था. ये होता था मुझे आइडिया कि यहाँ पे अगर टूरिज्म लाया जाए तो हाउ गुड दैट विल बी. तो मैं आया दिल्ली वापस, अपने एक दोस्तों से बात की. मैंने कि यार ये कर सकते हैं. तो हम लोगों ने सिर्फ होम स्टे जो होता है, होम स्टे जो घर में लोग जाके ठहरते, कॉन्सेप्ट है होम स्टे का, इंडिया में हम लोगों ने स्टार्ट किया था. तो दैट वी स्टार्टेड. होम स्टे स्टार्ट किया. फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए, जैसे मेक माई ट्रिप आ गया, ये सब हो गया, वो सब हो गया. तो उन्होंने सारा मार्केट कैप्चर कर लिया, तो वो फेल कर गया. ऐसे हम लोगों ने 1.5-2 साल चलाया था. उन्होंने अच्छा बिजनेस किया था. अंग्रेज आते थे, इनबाउंड था, तो अंग्रेज आते तो उनको नहीं गाँव में रहने में, किसी गांव की झोपड़ी में रहने में मजा आता था. तो हम लोग उसको क्लीन करवाते थे, एवरीथिंग सारा तो यूज किया. तो दैट डिड रियली वेल. वी मेड सब गुड मनी आउट देयर, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टार्ट ब्लीडिंग. अभी रेवेन्यू खत्म होने लगे, ब्लीड कर रहा था, क्योंकि बड़े प्लेयर्स आ गए थे, तो हम लोग मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहे थे. तो वी फेल्ड आफ्टर 1.5 ईयर. उसके बाद फिर मैंने एक मोटरसाइकिल टूरिंग कंपनी स्टार्ट की, जो ग्रुप में ले जाते हैं लद्दाख ले एंड एवरीथिंग. तो उसमें भी मैंने 2 सीजन अच्छे से किया एंड वी मेड गुड मनी इन दैट ऑल्सो. बट कर रहे थे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग कर रहे थे, बट उसमें इतना मजा आ नहीं रहा था. देन हम लोगों के दिमाग में आया कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद अ म्यूजिक फेस्टिवल काइंड ऑफ थिंग, जो डेस्टिनेशन म्यूजिक, जैसे सनबर्न होता है, तो वैसा कह रहे हैं. तो उसके बाद हम लोग उसमें लगे. दैट वाज माय थर्ड स्टार्टअप. सेकंड भी ऑलमोस्ट फेल हो गया, बाइक वाला बंद कर दिया. थर्ड हो गया, ये हम लोगों ने किया. इसमें मैक्लॉडगंज में हम लोगों ने इवेंट किया. रॉक बैंड जो होते हैं उन लोगों को लेके आते थे. एडवर्ड माया यूएस को लेके आए थे हम लोग. तो वी डिड लाइक रियली गुड. उसके बाद वहाँ से एग्जिट लिया मैंने, कि गॉट लोग एग्जिट लिया कि दूसरी कंपनी ने तो उसको एक्वायर कर लिया और हम लोग फिर बाहर निकल गए. तो वी डिड दिस एंड दैट वाज लाइक अ मेजर थिंग. पर इसके बाद लगा कि हम लोग भी बिजनेस कर सकते हैं, वी कैन डू इट. तो कोई ऐसा नहीं है कि बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से ही बंदे बिजनेस करेंगे, हम लोग भी कर सकते हैं. तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया. तो दैट वाज लाइक माई व्हाट यू से लाइक मेजर ब्रेक इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. पैसे भी बहुत मिल गए. जो एग्जिट किया था हम लोगों ने, पैसे भी मिल गए. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस स्टार्टअप इकोसिस्टम. बीच में वर्ल्ड बैंक में भी 3-4 साल जॉब किया. तो बस ऑन एंड ऑफ रहा, लेकिन मेरा कभी जॉब में मन लगा नहीं था. हमेशा ऑलवेज आई वांटेड टू बी इनटू बिजनेस, क्योंकि फ्रीडम बहुत होता है.
हाँ मुझे पता है कि ऑफिस में जॉब करूंगा तो मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा तो साल में 10% का इंक्रीमेंट होगा। मुझे पता है अपना धंधा कर रहा हूँ, 8 की जगह 12 घंटे काम करूंगा मैं तो 200% का इंक्रीमेंट ले सकता हूँ। दैट इज ऑलवेज देयर इन टू माइंड कि मैं ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कर सकता हूँ। तो मेरा वही है कि जर्नी, उसके बाद फिर स्टार्टअप मांग से पहले 3-4 स्टार्टअप से उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैं था। अभी भी दो स्टार्टअप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, तो उन लोगों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में था। उसके बाद मैंने बोला कि यार बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, फिर स्टार्टअप मांग स्टार्ट किया। उसके साथ अब स्टार्टअप स्कूल भी स्टार्ट किया है मैंने, जिसमें क्या है हम लोग का एक टेक है वो, जिसमें स्टार्टअप के लिए एजुकेशन देते हैं। फिर अभी हम लोग कल ही लॉन्च करने वाले हैं अपना, हम लोग वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च कर रहे हैं $10 मिलियन का। फिर फंडिंग में भी सपोर्ट करेंगे स्टार्टअप को। तो बस वही एक के बाद एक सीढ़ी नहीं होता है, एक बार स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट मल्टीपल ईयर, तो एक के बाद एक करते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो शुरू में स्टार्ट किए, जैसे ट्रैवल वाला किए, उसके बाद फंडिंग वाला किए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या परेशानियां आपको मिली उसको बंद करने में? क्या प्रॉब्लम हुई उसको नहीं चल पाने की वजह? फेलियर का क्या मेन कारण क्या बनता है? क्या चीज बंद करने का मेन कारण? हाँ देखो होता क्या है ना कि तुम कुछ भी नया स्टार्ट करोगे ना तो प्रॉब्लम हमेशा आएगा, ये बात मान के चलो। तो प्रॉब्लम था, हम लोग सीख रहे थे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैं सीख रहा था उससे। प्रॉब्लम आता था टैकल करता था, प्रॉब्लम आता था टैकल करता था, और हम लोग आगे कर रहे थे। क्योंकि अगर 1.5 साल चला लिया तो आसान नहीं होता 1.5 साल चलाना, वो भी 22-23 साल के लिए। तो तब जो मेन प्रॉब्लम था, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि, हम लोग को लगता था कि हम लोग का प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केट में हम लोग को कंज्यूमर मिल ही जाएगा, लेकिन वो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में नहीं था। जब बड़े प्लेयर्स आ गया, जैसे कि उस समय मेक माई था, आईबीबो था, इन लोग बड़े प्लेयर थे, इन लोग के पास करोड़ों रुपया मार्केटिंग बजट है, केवल मार्केटिंग में खर्च करना। हम लोगों ने तो कभी मार्केटिंग बजट निकाला भी नहीं था। हम लोग तो अपने जो नहीं होता है पर्सनल सर्कल और नेटवर्क और सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि जब कोई भी बिजनेस को चलने में दो ही चीज होता है, एक तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और एक तुमको मार्केट प्लेसमेंट पता होनी चाहिए कि मार्केट में कहाँ प्लेस करोगे। तो हम लोग का प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन हम लोग को मार्केट प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था। प्लेस भी कर दिया था हमने, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था कि कंटिन्यू कैसे। दैट वाज मेन प्रॉब्लम। अब जब हम लोग कोई भी स्टार्टअप मेरे पास आता है तो मैं सीधे पूछता हूँ कि तुम्हारा गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, तुम प्लेस कहाँ कर रहे हो, कैसे कंटिन्यू करोगे। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव वारफेयर हम लोग बोलते हैं, टर्म यूज करते हैं स्टार्टअप में, कॉम्पिटिटिव वारफेयर जब होता है ना तो किसी को नहीं छोड़ता है, अच्छा कंपनी को बर्बाद करके रख देगा कॉम्पिटिटिव वारफेयर। तो हाउ यू आर, वो नहीं पता था, इसलिए हम लोग खत्म हो गया। और बहुत मेन कारण एक मार्केटिंग का भी नहीं पता था कि हाँ बताइए ना क्या मैं बोल रहा था। मेन प्रॉब्लम आ जाती है मार्केटिंग में, जब खास करके नए बंदे स्टार्ट करते हैं तो। देखो मार्केटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्केटिंग इज समथिंग जिसमें वी नीड टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर और यूजर। उनका अटेंशन गेन करना है हम लोगों, तभी वो सही मार्केटिंग होती है। प्रॉब्लम क्या होता है हमारे इंडिया में क्या है कि जो यूजर कंज्यूमर है ना, 3 बेसिस पे हमेशा सामान दिखता है। एक होता है उसका प्राइस क्या होता है, इसका ट्रस्ट फैक्टर क्या है, और तीसरा टाइम कितना है कंज्यूमर के पास। इंडिया में लोगों के पास पैसे नहीं है, ट्रस्ट किसी पे नहीं करते, और टाइम पूरा है कंप्यूटर एनालिसिस करने के लिए। तो इसलिए इंडिया में कोई भी चीज़ मार्केट करना बहुत मुश्किल है, ये फैक्ट है। यूएस में अगर मैं कोई भी कंपनी खोलूंगा तो यूएस में सक्सेसफुल हो जाएगा, 3 महीने 6 महीने में $1 मिलियन स्टार्ट कर दूंगा धंधा। इंडिया में बहुत मुश्किल है, यहाँ पे लोगों में ट्रस्ट नहीं है। दूसरा, कोई भी नया ब्रांड को कभी ट्रस्ट करेंगे नहीं। सेकंड है, यहाँ पे लोगों का इतना टाइम है कि उसका नहीं होता, नफा नुकसान पूरा बैठ करेंगे, उसके बाद ही खरीदेंगे जाके, चाहे उसके लिए उन्हें पैसे कम है। ये होता है। और ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम अपना मार्केट कहाँ प्लेस कर रहे हो प्रोडक्ट। ये 3 चीज अगर कोई भी बिजनेसमैन, कोई फाउंडर, कौन एंटरप्रेन्योर ये 3 चीज समझ गया ना मार्केट का, तो उसका प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा।
तो ये 3 चीजें जिस पे काम करना होता, हम लोगों को नहीं समझ आया था। हम लोगों को लगता था कि ये दैट्स व्हाई मार्केटिंग इज लाइक रियल प्रॉब्लम इन इंडिया। और इंडिया में लोगों का अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है, देखते रहेंगे कुछ, जिसके बाद फिर दूसरा कुछ आ गया, उनको छोड़ के दूसरा जाए। वो भी एक प्रॉब्लम है, इंडिया के लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो अटेंशन स्पैन जब कम है तो तुम मार्केटिंग करके उनका अटेंशन ग्रैब कैसे करोगे? तो जो फेसबुक है, गूगल है, इनका तो काम वही है ना, दे ग्रैब अटेंशन। तो इसी के लिए वो एड्स के चार पैसे चार्ज करते हैं। जिनका काम ही है, दे आर सेलिंग आवर अटेंशन टू द पीपल। जो कहते हैं ना कि सब बोलता है कि यार फेसबुक तो फ्री है और गूगल तो फ्री है, लेकिन फ्री नहीं है। दे आर सेलिंग अस, वी आर देयर प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग अस टू द एडवर्टाइजर। ये मार्केटिंग इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जैसे अगर प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट है या फिर एडटेक है, ज़्यादातर लोग लॉकडाउन में बहुत सारा एडटेक आया है जो मतलब कोर्सेस लॉन्च करते हैं और उसका मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो उसमें क्या होता है ना कि कोई फोकस्ड एक तरह से ऑडियंस हो पाता है कि हाँ, अगर हम इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को फोकस कर रहे हैं, उनके अनुसार अगर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें टारगेटेड ऑडियंस मिल पाते हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात करते हैं, कोई प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट का, उसमें टारगेटेड ऑडियंस हमको नहीं होता है कि हमको कहाँ पे टारगेट करना है, कौन से ऑडियंस। एक तरह से ब्रॉड बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है। उसको कैसे आप देखते हैं? देखो, इसका दो तरीका होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम कोई नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में, एडटेक तो खैर वो हो गया तुम्हारा, एडटेक का बात करते हो तो दैट इज मोर लाइक अ क्या कहते हैं यार इसको, टारगेट सेगमेंट, आइडियल कस्टमर स्पेसिफिक हो गया। तो वो अपना टारगेट लेके चलते कि ये मेरा टारगेट सेगमेंट है, मुझे इनको ही ये करना है। और फेसबुक पे तुम भी जानते हो, यू कैन लाइक टारगेट ही किस एरिया से बंदा है वो भी कर सकते हो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे, इवन गूगल पे। तो दैट इज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। सेकेंड हो गया कि व्हेन वी टॉक अबाउट अदर प्रोडक्ट, जैसे मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे ऊबर का। ऊबर वर्क ऑन यूज केस, एक नया टर्मिनोलॉजी है जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप में यूज होता है, दैट इज यूज केस। व्हाट इज योर यूज केस? यूजर केस का यूज। तो गूगल ऊबर के केस में था ना कि किसी को भी, उसका कोई टारगेट सेगमेंट नहीं था, किसी को भी कैब चाहिए 10 मिनट 15 मिनट में, जहाँ पे वो खड़ा है वहां पे ऐप पे जाके बुक कर लिया। तो इसमें कोई टारगेट सेगमेंट नहीं। तो हाँ, अब इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे, मार्केटिंग कैसे होता है? तो देखो, मार्केटिंग का 3-4 स्टेज होता है। फर्स्ट होता है तुम्हारा अवेयरनेस, तब होता है तुम्हारा इंटरेस्ट, फिर होता है एंगेजमेंट, और तब होता है कन्वर्जन। तो फनल बनता है पूरा। वैसे मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ नहीं, लेकिन क्या करूँगा, टॉप पे बैठते हो तो तुमको सारा पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो जनरली ये सारे प्रोडक्ट होते हैं ना, ये तुम्हारा फनल के टॉप ऑफ द फनल ही काम करते हैं जनरली, अवेयरनेस और इंटरेस्ट में। एक बार अवेयरनेस और इंटरेस्ट जमा हो गया, एंगेजमेंट लेवल पे आ गया, तो कन्वर्जन खुद ब खुद इनका होता है। जो फनल स्क्वीज होता है वो खुद ब खुद हो जाता है। बट अगर कोई स्पेसिफिक है तब तो उसको प्रॉपर तुम्हारा फनल बना के नहीं कर सकते, इससे भी दूसरा होता है। बट मार्केटिंग बहुत क्या कहते हैं, इट्स समथिंग जिसमें मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, अपनी टीम को भी एडवाइस करता हूँ। मैं बोलता हूँ एक्सपेरिमेंट करो, हफ्ते भर का एक्सपेरिमेंट करो, पैसे लग रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करो, डेटा जमा करो, पता तो चलेगा क्या काम कर रहा है। और मार्केटिंग इज एग्जैक्टली दैट। ग्रोथ हैकर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ग्रोथ हैकर्स एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उसमें से एक चीज उनका क्लिक कर गया तो सारा मतलब 100 टाइम्स ज्यादा पैसे बना लिए। तो दिस शुड बी दी नहीं होता। और वैसे भी इन लाइफ में भी अगर तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट वाला माइंडसेट है ना, तभी तुम अच्छा कर पाओगे, नहीं तो वो इट इज ऑलवेज डाउन हिल। अगर तुम एक्सपेरिमेंट करना जिस दिन बंद कर देते हो लाइफ से भी, तो दैट इज एग्जैक्टली मार्केटिंग। एंड थोड़ा क्यूरियोसिटी लेकर आओ कि अच्छा, ये जैसे बहुत लोगों को नहीं पता, हीट मैप होता है मार्केटिंग में यूज होता है, तुमको पता है? नहीं। हर हीट मैप नहीं मालूम। ओके, मैं बताता हूँ। तो जैसे ये मेरा फोन हो गया, ये फोन है मेरा, तो हीट मैप ऐसे होता है, बीच से कटा हुआ है बिल्कुल। ऊपर का एरिया है ना, वहां पे सबसे ज्यादा तुम्हारा स्क्रीन टच होता है। तो जब भी कोई मार्केटिंग का बंदा काम करता है तो ऊपर टैब्स बनाता है सारा,
हाँ, क्योंकि जब भी इंसान देखता है ना, तो तुम कभी भी फोन देखोगे ना, तो तुम फोन ऐसे देखोगे कि ऊपर का तुमको दिखेगा, नीचे वाला धुंधला से दिखेगा, कभी तो नीचे ऐसे नहीं दिखेगा। हीट नहीं लैम्प देखे। हाँ, टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंट, ये हम लोगों ने किया है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे पता करना रहता है कैसे क्या चीजें होती है। मैंने हीट लैम्प पे काम किया था, कैसे होता है, फिर अकॉर्डिंगली मैंने स्टार्टअप को बोला कि तू ऐसे ऐसे टैब यहाँ तक, उन्होंने किया, सक्सेसफुल हुआ। तो दीज आर ऑल ग्रोथ हैकिंग काइंड ऑफ थिंग। तो वो मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक हमारा एक्सपेरिमेंट वाला माइंडसेट रखना चाहिए। आप कैसे एक तरह से उस टाइप का क्यूरियस रह पाते हैं और उतना एकदम फोकस्ड माइंडसेट रह पाता है? उसके लिए आप कोई फिजिकल कुछ करते हैं या फिर क्या, कैसे एक फोकस्ड माइंडसेट रह पाता है, उतना क्यूरियस रह पाता है? क्योंकि आजकल तो एक जगह फोकस करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ओके, तो देखो, जैसे जैसे तुम मैच्योर हो गए ना, मैं सबको बोलता हूँ कि बचपन में मेरा भी था कि ये करना है वो करना है। जैसे जैसे मैच्योर हो गए ना, तो तुम अपने दिमाग में कैटेगराइज कर लेते हो। जैसे हम लोग, जो मैं बोलता हूँ बंडलिंग, तो मुझे 1.5-2 घंटे ये काम करना है तो मैं केवल वही करूंगा, आग लगते रहे उसके बाद घर में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे 1.5 घंटे में वो काम करते हैं वही करना। जैसे अभी मैं 2 स्टार्टअप्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है, उन स्टार्टअप्स का कुछ काम आएगा, इतना भी अर्जेंट रहे, अगर उसको थर्सडे को मैंने 2 से 4 का टाइम दिया है तो मैं उसी टाइम उठा के देखूंगा। और ये जितने मेरे टीम मेंबर्स है सबको पता है, जो टाइम अलॉट किया बस उसी में देंगे, उससे पहले फॉलो अप करने से कोई टाइम। तो इसको टाइम बॉक्सिंग बोलते हैं। अगर अभी ये टर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है क्योंकि इलॉन मस्क भी करता है। पहले मुझे नहीं पता था कि वो करता है, लेकिन अब वो पॉपुलर हो रहा है कि ही ऑल्सो टाइम बॉक्सिंग करता है। तो ये मेरा है कि टाइम बॉक्सिंग करता है, उसमें 2 घंटे मैं रखता हूँ पर डे तुम्हारा लर्निंग के लिए। हफ्ते में 3 दिन है, हफ्ते में 3 दिन 2 घंटे पर डे लर्निंग के लिए। क्या करता हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास लर्निंग के लिए, तो मैं लिंक्डइन का जो कोर्सेज होते हैं वो जाके कर लेता हूँ। तो वहाँ से मुझे नॉलेज आएगा इनोवेशन में क्या चल रहा है मार्केट में तुम्हारा। मैं बहुत सारे न्यूज़लेटर से करके रखा हुआ, नासा का न्यूज़लेटर आता है मेरे पास, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल रिव्यू जो है HBR, उसमें मैंने पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो क्या चल रहा है मार्केट में नया, क्या तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है, इनोवेशन क्या हो रहा है, तो वो सब आता रहता है। यू नीड टू गिव योरसेल्फ, जो कहते हैं ना, अपने लिए 1-2 घंटे दिन में निकालना बहुत जरूरी, इफ यू रियली वांट टू ग्रो एंड डू गुड फॉर द सोसाइटी एंड योर फैमिली एंड एवरीथिंग। तो मैं जो जितने मेरे मेंटीज है सबको बोलता हूँ, भाई अगर तू 15 दिन में एक किताब भी नहीं पढ़ा तो लाइफ तो देखो पढ़ा हुआ है अभी वो उनका टाइम। तो दिस इज हाउ टू नीड टू कीप योरसेल्फ क्यूरियस। बिल्कुल बुक पढ़ना तो बहुत। मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा था, उसमें देखे थे 54 डेज में 54 वीक्स में आप 54 बुक कंप्लीट किए थे। 1 साल का पिछले लास्ट ईयर का टारगेट है। 1 साल में मैंने 1 साल में हर हफ्ते 1 बुक का टारगेट रखा था। अच्छा, 52 वीक 1 हफ्ते 1 साल में होता है ना, 52। अच्छा, तो कैसे आप उतना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सैनिटी भी दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल। हम अभी देखते हैं हम लोग के को क्या होता है ना, जब बुक पढ़ने बैठते हैं शुरू में तो बहुत क्यूरियस लगता है कि हाँ ये 1 वीक में ये बुक खत्म कर लेंगे, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग 2-3 दिन तक चलता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये डाउन हो जाता है। ये बहुत दिन जाएगा, ये हो ही नहीं पा रहा है, तो उसको धीरे धीरे करके स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कंटिन्यूअस कैसे रह पाते हैं? पर्सनैलिटी है जो मैं शुरू करता हूँ ना वो खत्म करता हूँ। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट टू मी। तो अगर मैं कोई कुछ भी शुरू करूंगा ना वो खत्म बीच में छोड़ देते, मैं बीच में नहीं छोड़ता। मैं बोलता हूँ या तो अच्छा ही खत्म हो गया तो खराब ही कर गया। अगर फेल भी कर रहा या फेलियर ही
इसीलिए तो मेरे 2 स्टार्टअप बंद हुए। आखिरी दिन तक मैं ऑफिस में काम करता रहा बैठ के इन लोगों से, मैं फेल हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना, खत्म करना थी। तो वो पर्सनैलिटी ट्रेट होता है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है लोगों के पास। चलिए तो आप बताइए स्टार्टअप मॉन्क के बारे में कुछ, इसका क्या जर्नी रहा और अभी कहाँ तक है हम? तो स्टार्टअप मॉन्क तो 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है मेरा, आई गेस 1 जनवरी 2019 को हमने स्टार्ट किया था। तो स्टार्टअप मॉन्क का जर्नी ये था कि आई वाज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टार्टअप, बट वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा था। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया था जिसमें मैंने फाउंडर्स ऐड कर रहा था कि जो भी फाउंडर्स दे कैन जॉइन इट एंड रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड दे कैन आस्क क्वेश्चंस आउट देयर। तो वो तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। मेरा 2 दिन में मैंने लिंक्डइन पे शेयर किया था, 2 दिन में सारे के सारे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया। अच्छा बनाया था, 1 हफ्ते में मेरे 5 व्हाट्सएप ग्रुप हो गए। तो ग्रुप में ही से एक बंदे ने बोला कि व्हाई डोंट वी क्रिएट इट अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन रादर देन जस्ट हेल्पिंग इट थ्रू व्हाट्सएप। तो फिर वी क्रिएटेड दी, हम लोगों ने कम्युनिटी बनाई स्टार्टअप मॉन्क के नाम से। तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोगों ने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे जाके पीपल कैन ज्वाइन। फिर डिफरेंट चैनल्स बनाए, जैसे फेसबुक ग्रुप था, लिंक्डइन था, इंस्टाग्राम था। हम लोगों ने उसमें एनरोलमेंट स्टार्ट कर दी। कोई भी फाउंडर को कैन एनरोल, म्यूचुअल साइट और मोर लाइक पीयर टू पीयर। तो हम लोग इंटरफेयर नहीं करना चाहते, तो जब किसी को हेल्प की जरूरत है तो आके ग्रुप में मांगे, ग्रुप मेंबर उनको हेल्प कर रहे हैं। ऐसे करके स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे तुम्हारा टाइम पास करता गया, हम लोगों ने रिक्वेस्ट आई कि पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम विद फिक्स्ड डेक। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम फिक्स्ड डेक करने लगेंगे, क्योंकि हम मार्केट में फिक्स्ड डेक की वैल्यू है तुम्हारा तो 40 से 50 हज़ार रुपये लेते हैं, हम लोग 15,000 रुपये में फिक्स्ड डेक बना रहे हैं, जो मिनिमम ये होता है। क्योंकि हम लोग का सीधा है कि हम लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बड़ा करें रादर देन अर्निंग मनी क्या बनना है, हम लोगों का बन रहा है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। फिर उसके बाद उन लोगों को फिनेंशियल मॉडल के साथ प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि जो फाउंडर्स होते हैं हम लोगों को वैसे भी नहीं सिखाया जाता है ना हाउ टू मैनेज फिनेंसेस। तो प्रॉफिट लॉस क्या होती है, ये क्या होती है, तो मैंने वो भी स्टार्ट किया। उसका जो बेसिक मॉडल है वो तो मैं फ्री पे वेबसाइट पे डाल दिया, किसी को चाहिए जाके फ्री में डाउनलोड कर। तो इट इज़ मोर लाइक दी हेल्पिंग दी सोसाइटी जो है हम लोग का एंटरप्रेन्योर्स का, वो किया। उसके बाद फिर आया कि फंड रेजिंग में इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को समझ भी नहीं आता फंड रेजिंग कैसे होता है। तो स्टार्ट में मैंने किया था कि फंड रेजिंग के मैंने वर्कशॉप स्टार्ट कर दिए, कोर्सेज स्टार्ट कर दिया मैंने। और कोर्सेज भी कितने हैं, 10-10 घंटे के कोर्स है तुम्हारे 500 रुपये में, ऐसे करके मैंने कर दिया कि कोई भी आके अटेंड कर सकता है। उसमें सारे जितने टेम्पलेट्स है सारे डाल दिए मैंने, जितने भी टेम्पलेट्स हैं वहाँ पे जाकर फ्री से डाउनलोड कर लो। तो वो था। इवन तुम्हारा वाटन स्कूल ऑफ बिजनेस से भी टाइप किया हम लोगों ने, उन लोगों के छोटे कोर्सेज भी डाले हमने, तो वो किया। बट उसके बाद भी लोगों को ठीक है उनको समझ में आ गया फंड रेजिंग कैसे होती है, लेकिन फिर भी फंड रेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने बता रहा इन्वेस्टर से कैसे रीच आउट करना है। तो हम लोगों ने अभी जो बता रहे हैं कल लॉन्च करने वाले हैं अपना वेंचर फंड स्टार्ट किया, अभी तो हम लोग ने किया है $10 मिलियन का है, तो वही 75 करोड़ के आसपास का हम लोग का भी वैल्यू है, इतने पैसे है बांटने की। तो वी हैव स्टार्टेड दैट। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग देख रहे हैं, तो एक एक करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। भी काम पड़ा हुआ है, तो बस लगे नहीं है, तो हम लोग बहुत स्टार्ट है। हमने 5% ठीक काम 95% और इनक्यूबेटर का बिजनेस प्लान बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये सब है हम लोग। एंड दीज आर जनरली कहते हैं ना कि इसकी वजह से हम लोगों ने मार्केट में बहुत सारे दुश्मनी बना लिए जो गाली देते रहते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग लाइक पेनी पीनट प्राइस ऑफ पीनट हम लोग काम कर देते थे, जो
पिच सर्विसेज करते थे आते थे। तो हम लोग का जो मिशन और विजन था वो जो टायर 2 टायर 3 सिटीज के बच्चे हैं जो फाउंडर्स हैं उनको हेल्प करना। तो ऐसे ही कर सकते हो वो दूसरा कोई उपाय नहीं, अपना मार्जिन कट करके उनको हेल्प कर सकते। आगे क्या देखते हैं स्टार्टअप मॉम्स को? आगे अगर 10 साल बाद देखें या फिर 15 साल बाद, तो इसको कहाँ पे आप कैसे देखते हैं इसका फ्यूचर? एक वाईसी ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। ओके, सो 10 साल और 15 साल तो हद बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं, मेरा भी है बिकॉज़ ये जो फंड हमने बनाया उसका वही रीजन है। We are trying to create YC of India. So this is something we are like really working hard on. हमने प्रोसेस पे काम कर रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग सेफ ले सकें। It will be like YC of India because the problem is that India में जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो आइडिया स्टेज पे पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं है। YC आइडिया स्टेज पे पैसा लगाते हैं। तो वही है कि अब इंडियन इन्वेस्टर्स तो हम लोग इसलिए, अब पता नहीं तुम अगर लिंक्डइन देख रहे होगे मेरा, तो तुम देख सकते हो कि रिसेंटली मैंने जापानीज इन्वेस्टर्स के साथ टाई अप किया है। तो उसका रीजन यही था कि जापानीज इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इंडिया में पैसा लगाते हैं, आइडिया स्टेज पे पैसा लगाते हैं। तो यही एक रीजन था कि मैंने उन लोगों से टाई अप किया। इंडिया में जो कोई भी इन्वेस्टर आइडिया स्टेज पे पैसा नहीं लेगा, फिर अगेन वही फियर ऑफ फेलियर, वो तो इंडियन मेंटालिटी में और लेकिन उनको ये नहीं पता कि रिटर्न बहुत ज़्यादा 300-500% होता है। आई नो वन ऑफ माई रियली क्लोज फ्रेंड है, उसने 8 करोड़ रुपए डाले हुए थे ओडियो रूम में 4.5 साल पहले। अभी उसने 2800 करोड़ रुपए निकाले हैं वापस, एग्जिट लिया है। तो 330x टाइम्स के आसपास उसका ये हो गया 4.5 साल। तो लेकिन उसने वही है कि जब स्टेज पे जब इन्वेस्ट किया था, वो पहला इन्वेस्टर था एक तरीके से कोई उनका, तो उस समय उनका ना कस्टमर केयर था ना कुछ था, फिर भी उसने कर दिया था। तो इंडिया में अभी वो प्रॉब्लम है, वो वही हम लोग कर रहे हैं। तो YC 10 साल 15 साल तो बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। आज के जमाने में 1.5-2 साल 2 साल नहीं अगर होना होता तो हो जाता है। 2 साल में अगर ये मेक और ये 1.5-2 साल कहीं लेके चलता हूँ। वी आर टारगेटिंग लाइक 2023 YC प्रॉपर इंडिया का हम लोग स्टार्टअप काउंसिल YC इंडियन स्टार्टअप। उसके लिए आप कैसे मेंबरशिप बना के उस पे स्टार्टअप को सिलेक्ट करिएगा? स्टार्टअप सिलेक्ट कैसे करिएगा? देखो, और जो ये होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैचेस होते हैं इसके। जैसे विंटर बैच हो गया, समर हो गया, फॉल विंटर हो गया, फॉल समर हो गया, तो बैचेस होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हर बैच में वी कॉल फॉर टीचर्स फ्रॉम स्टार्टअप। तो सपोज 100 ने अप्लाई किया, तो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि हम लोग अभी भी हम लोग करते हैं, बट अभी YC फॉर्मेट में नहीं करते, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मीट करके करते हैं, इन्वेस्टर्स मीट। उसमें क्या होता है, हम लोग करेंगे ओके वी आर कॉलिंग फॉर सच एंड सच। तो स्टार्टअप है, जैसे डोमेन स्पेसिफिक करते हैं, AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का है, या हेल्थ टेक हो गया, एडू टेक हो गया, इन लोगों का भी देयर आर सच एंड सच इन्वेस्टर स्टार्टअप साइड। उसमें वो अप्लाई करते हैं, फिर हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसमें से फिर उसमें सेलेक्ट होता है, तो उनको फिर हम लोग बुलाते हैं पिच करने के लिए उनके इन्वेस्टर्स के फ्रंट पे, और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट स्टेज पर जाते हैं। ये होता है प्रोसेस। YC है, YC से प्री-सीड एक्सेलरेटर, तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो कॉलेज है एकदम। तो वो ऐसे करके सेलेक्ट करता है स्टार्टअप को, उसके बाद 3 महीने का कोर्स करवाते हैं वहाँ ले जाके, और 3 महीने का कोर्स करवाने के बाद फिर उसको लाते वापस। दिस इज हाउ YC वर्क। तो एक ढंग से वो कॉलेज है, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉलेज है YC। तो एक कोर्स वाइज इसका एक तरह से कोर्स बना के उसका ट्रेनिंग टाइप का किया जाएगा ना, ट्रेनिंग के बाद उसको सिलेक्शन प्रोसेस मिले जाता है। तो वो
कहते हैं एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स बोलते हैं। वो क्या होता है, कोई भी स्टार्टअप है जो चल रहा है उसको उसका एक्सेलरेट कर देते हैं, उसका क्या कहते हैं, ग्रोथ को एक्सेलरेट कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सेलरेटर। तो YC जो Y कॉम्बिनेटर है, ये इट इज एन एक्सेलरेटर, प्री सीड एक्सेलरेटर। प्री सीड का मतलब होता है कि जब तुम्हारा स्टार्टअप सीड स्टेज में भी है ना, उससे भी पहले, कि बीज से भी पहले वाला स्टेज जो होता है, एकदम आइडिया स्टेज, प्रोटोटाइप, वहां पे है, वहां पे ही तुमको सेलेक्ट करके उसको पैसा देके जूम करेगा। तो वो प्रोसेस होता है। उन लोगों का होता है कि अच्छा पहले स्टार्टअप फाउंडर सेलेक्ट हो गया, फाउंडर को ले आया, फिर उन लोगों का बिजनेस प्लान पे काम करेंगे, वो क्योंकि आइडिया को वैलिडेट करेंगे कि आइडिया में तुम्हारा यहाँ है, ये प्रॉब्लम दिख रहा है, इसको ऐसे ऐसे चेंज करो। फिर बिजनेस प्लान में तुम्हारा गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तुम्हारा ऑपरेशंस का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तुम्हारा फिर फंड रेजिंग का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो ये उन लोगों को सिखाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। 3-4 महीने उनको 3 महीने का उनका होता है, 3 महीने का ग्रेजुएशन की होता है। ठीक है, 3 महीने तक सिखाएंगे, उसके बाद लास्ट के 15 दिन वो नेटवर्किंग सेशन करते हैं। लेकिन जितनी सक्सेसफुल फाउंडर नहीं होता है, जो 100 मिलियन $500 मिलियन का जिन लोगों का स्टार्टअप है, उन लोगों के साथ उन लोगों को एक हफ्ते तक एक रिजॉर्ट में बंद करके छोड़ देते हैं ताकि म्यूचुअल लर्निंग हो सके। तो ये उनका फॉर्म। क्या बात आ जाती है कि स्टिल नीड इन्वेस्टर हु इन्वेस्टेड दैट स्टेज। इतना अर्ली पे अगर इन्वेस्ट करने के लिए तो क्या बताते हैं, या फिर इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी में जो डालते हैं फ्रेमवर्क होता है। हाँ, ठीक है, इक्विटी डाइल्यूशन का तुम पूछ रहे हो, जो मुझे लग रहा है इक्विटी कैसे डाइल्यूट करते हैं, इसका एक फ्रेमवर्क होता है। हर कंपनी में इक्वल इक्विटी डाइल्यूट नहीं हो सकता। अगर नॉन टेक है तुम्हारा तो ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट होगा, टेक्नोलॉजी टेक बेस्ड स्टार्टअप है तो उसका वैल्यूएशन हाई होगा, तो उसका इक्विटी थोड़ा कम डाइल्यूट होगा। तो इसका प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है। तो अभी मैं इसको, और उसका डिपेंड करता है कितने पैसे ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग होगा तुम्हारा इक्विटी। उसको कैप टेबल एक होता है, कैपिटलाइजेशन टेबल होता है, उसमें बहुत एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, तब जाके निकलता है। बट अगर तुम मेरे से पूछना चाहो तो इनिशियल सीड स्टेज पे 15% से ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में भी बहुत डाइल्यूशन होगा तुम्हारा। अगर प्री सीरीज ए पे जाओगे, सीरीज ए जाओगे, सीरीज बी जाओगे, तो तुम्हारा इक्विटी डाइल्यूट है। तो फर्स्ट राउंड में तुमको कोशिश करना चाहिए 15 मैक्सिमम 20 तक जाके वहां पे रोक दो। 20 से ज्यादा सीड स्टेज पे मत करो, क्योंकि उसके बाद फिर तुमको 10% का स्टेक है, वो तुमको ऑप्शन पूल भी बनाना होगा। जैसे ईसॉप दोगे, तुम एडवाइजर्स को दोगे, मेंटर्स को दोगे, तो 30% तुम्हारा खत्म हो गया। 70% 35 अगर दो फाउंडर को फाउंडर है तो बढ़ जाएगा। तो नॉट मोर देन 20%। अगर कोशिश करो 15 से नीचे रख सको तो वेल एंड गुड, मतलब 20 से तो ज्यादा कभी किसी भी हालत में नहीं। स्टार्टअप का कोई वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर क्या कौन सा बेसिस देख के वैल्यूएशन निकालते हैं इन्वेस्टर का बात करें? देखो बहुत सारा तरीका होता है स्टार्टअप वैल्यूएशन का, और मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा इसमें, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। तो बट मैं तुमको एक नहीं बताता हूँ कि ऐसे बता सकता हूँ कि जो वैल्यूएशन होता है, इट ऑल डिपेंड्स अ लॉट ऑन रेवेन्यू कि जनरेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, अगर तुम्हारा टेक्निकल स्टार्टअप है, टेक्नोलॉजी वाला, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है, और तुम रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहे हो, तुम्हारा ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा 8 to 12% टाइम्स ऑफ द एनुअल रेवेन्यू होगा वैल्यूएशन। तो ये 3 पैरामीटर से होता है। ग्रोथ क्या है तुम्हारा, टेक है, नॉन टेक है, और तुम्हारा ग्रोथ हो जाएगा और रेवेन्यू है। तो अगर ये तीनों तुम्हारे फेवर में है तो तुम्हारा 8 to 12% ऑफ द रेवेन्यू हो गया तुम्हारा वैल्यूएशन। अगर 1 करोड़ साल में रेवेन्यू किया तो 12 करोड़ तो 15 करोड़ का तुम्हारा वैल्यूएशन हो गया इसमें। नॉन टेक के केस में होता है वो मैक्सिमम तुम्हारा 3x जाएगा। और नॉन टेक है जैसे ऑर्गेनिक फूड का है तुम्हारा, 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो वो 3 करोड़ का वैल्यूएशन जाएगा, 3-3.5 करोड़ का, उससे ज्यादा का नहीं जाएगा। तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, इसको बहुत बड़ा सीट बनता है, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन होता है। तो
इसके लिए अभी यहाँ पे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मोटा मोटी होता है यही होता है कि तुम्हारा 3 बेसिस पे कि ग्रोथ क्या चल रहा है, तुम्हारा रेवेन्यू क्या है, टेक एंड नॉन टेक है, उसके अकॉर्डिंगली एक हम लोग का फ्रेमवर्क के बेस लाइन बना के इन्वेस्टर्स करते हैं कि उसका इतना होना। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्टअप मॉन्क में सीड फंडिंग किस टाइप से अगर कोई लेना चाहता है तो किस टाइप से अभी खास करके कैसे अप्लाई कर सकता है? अभी तो जैसे कल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके बाद वी विल स्टार्ट डोमेन वाइज हम लोग तुम्हारा ये लॉन्च करेंगे कि ओके नाउ वी विल बी हमारे जो इन्वेस्टर जो वांट टू इन्वेस्ट इनटू एडटेक, तो एक ये बनाते हैं मार्केटिंग प्लान बनता है कि इसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू जाएगा, लेटर इंक्यूबेटर के थ्रू जाएगा, तो वैसे करेंगे। राइट नाउ सीड फंड के लिए तो हम लोग डायरेक्ट मेल करके रीच आउट करते हैं अपने मेरा जो इन्वेस्टमेंट टीम है, लाइक सिटी को दे देता हूँ फॉर्मलाइज करके, जैसे प्रॉपर वीसी फंड काम करता है वैसे ये दे देंगे। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई थिंक हम लोग कॉल फॉर प्रपोजल करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल टेक इट। राइट नाउ दैट इफ देयर समबडी वांट टू रेज अ फंड थ्रू अस, तो उसको हम मुझे लिखना होगा, मेल आईडी अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे, तो जस्ट ही कैन गो देयर एंड जस्ट राइट मी ईमेल विद देयर पिच डेक। मैं उनको अपने इन्वेस्टमेंट टीम से कनेक्ट कर देता हूँ। कोई स्पेसिफिक सेक्टर है स्टार्टअप मॉन्क का जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई भी एरिया में करते हैं? क्या बोला है? कोई स्पेसिफिक सेक्टर है जैसे कि अगर बात करें तो आईटी में हो गया या फिर एडटेक है या फिर फिनटेक कुछ? नहीं, देखो तो दो तरह का फंड होता है। तो हम लोग है डोमेन एग्नोस्टिक हम लोग बोलते हैं। तो डोमेन एग्नोस्टिक जो होता है ना, कोई डोमेन स्पेसिफिक नहीं होता है, वो किसी भी डोमेन में फंड कर सकता है। बस उनका बेसिक क्राइटेरिया रहता है यही कि भैया पैसे बनने का फ्यूचर में। हाँ, तो हम लोग डोमेन एग्नोस्टिक है क्योंकि हम लोग एक ढंग से समझ लो पूल ऑफ इन्वेस्टर्स है ना हम लोगों के पास। हम लोग ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जमा किया हुआ है, तो सबका अलग अलग अपना ये होता है। जब अलग अलग उन लोगों का हम लोग उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट थीसिस बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट थीसिस बोलते हैं, और एक और टर्म यूज होता है। तो उनका वो डिफरेंट है। तुम्हारा मैंडेट, इन्वेस्टमेंट थीसिस और मैंडेट होता है। तो हर इन्वेस्टर का डिफरेंट होता है कि वो इसी में लगाना चाहेगा, उसका एक्सपर्टीज उसमें से इसी में लगाना चाहेगा। तो इसलिए हम लोग डोमेन एग्नोस्टिक है, कोई भी डोमेन का आ जाएगा, लेकिन उसका वही है कि हम लोग का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उस पर फुलफिल करेगा, तो देन वी कैन टेक इट अप। एक एंजल इन्वेस्टर भी होते हैं जो एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्टार्टअप को फोकस करते हैं, उसके बारे में आप क्या बताते हैं? एंजल इन्वेस्टर को कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखो एंजल इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर दो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं एंजल इन्वेस्टर होते हैं, फंड्स होते हैं, और एक होता है प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं। ठीक है, तो एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे आर ऑलमोस्ट लाइक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। बहुत अमीर आदमी के पास बहुत पैसे है, वो अपने पर्सनल लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो दे आर एंजल इन्वेस्टर्स। तो इंडिया में बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स है, लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, उनका नेटवर्क है, एंजल नेटवर्क है, जैसे इंडियन एंजल नेटवर्क हो गया, अलादा एंजल नेटवर्क हो गया, चेन्नई एंजल नेटवर्क हो गया, चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क हो गया। तो उनका नेटवर्क होता है, वो डायरेक्टली इतना एंटरटेन नहीं करते हैं। या तो इन लोगों का जो बुटीक ये फर्म्स होता है ना, उनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, या तो फिर वो तुम्हारा एंजल नेटवर्क के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको वैसे ही रीच आउट करना होगा। सेकेंड होता है जो वीसी फर्म्स होता है और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, दे आर बिग। उसके लिए तुमको एटलीस्ट एक राउंड एंजल राउंड तो तुम्हारा होना चाहिए फिक्स, तभी वो सेकेंड राउंड में ही इन्वेस्ट करेंगे, इनिशियल में वो नहीं करते। तो एंजल राउंड के लिए एंजल नेटवर्क होते हैं, उसके थ्रू तुम रीच आउट करते हो। और अगर वीसी राउंड हो जाता है तो फिर आईपीओ में जाने के लिए वो तो बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाता है। देखो इतना आसान नहीं होता, तो वो भी मैं बताता हूँ कि वीसी फंडेड भी जितने स्टार्टअप्स होते हैं ना, उसमें भी 10 में से 9 फेल करते हैं। हाँ, ये दिस इज द ब्रूटल रियलिटी। फंड होने के बाद भी 10 में से 9 फेल करते हैं, 2 साल के अंदर बंद हो जाते हैं।
ये सीड फंड का बात कर रहे हैं या फिर वीसी फंड का? क्योंकि सीड फंड में सुने 90% सीरीज ए रेज करने के बाद भी वीसी फंडेड स्टार्टअप भी 10 में से 9 बंद होते हैं। तो ये रियलिटी है। पहले तो 100 में से 3 फंड होते हैं, 100 रजिस्टर्ड फंड होंगे, 3 फंड होंगे, उसमें भी 3 से 10 करोगे तो उसमें से 9 फेल कर जाएंगे। तो इतना हार्ड है एंटरप्रेन्योरशिप। जो लोग बोलते हैं ना कि दे वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, पैसे कमाने, ये करने, कितना हार्ड है। जस्ट थिंक लाइक दैट, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए। तुम्हारा पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा फ्रेंड समझ नहीं होता है जो वो लाइफ है, सोशल लाइफ खत्म हो जाएगा तुम्हारा। दिन भर ऑफिस में बैठते रहोगे, बीपी अलग से आएगा तुम्हारा, और डायबिटीज होगा, बीपी वो सब हो जाएगा, आँख खराब हो जाएगा कंप्यूटर का काम कर देगा। ये इतना आसान नहीं है। जिन लोगों को लगता है ना, बस वो पढ़ते हैं योर स्टोरी में और इन42 में कि इसने इतना फंड रेज कर लिया तो हम भी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप बन जाते। मैंने देखा है कॉलेज में लोग करते हैं, इतना आसान नहीं है। फंड रेज करने के बाद उन लोगों की जो और हालत बुरी हो जाती है, लोगों को पता नहीं है। फंड रेज इन लोगों को लगता है कि फंड रेज कर दिए थे, उनका पैसा नहीं होता है। फंड रेज किया, एक तो जो फाउंडर है वो सीईओ बनेगा तो उसको मार्केट से 30% कम की सैलरी मिलेगी, क्योंकि उसका खुद का वो है। तो अगर वो नौकरी करता रहता तो उसको अगर 1 लाख मिल रहा है तो अपने स्टार्टअप में 70,000 ही मिलेगा। उसके बाद काम उसको करना पड़ेगा 18 घंटे, सारा टेंशन उसके पास। इन्वेस्टर से पैसा ले लिया तो हर महीने इन्वेस्टर को रिपोर्ट देना होगा, इन्वेस्टर अलग से गाली दे किया था वो अपने स्टार्टअप के बारे में घर में किसी से बात नहीं कर सकता है, घर का कोई टेंशन है वो स्टार्टअप में लेके नहीं जा सकता है। तो बहुत आसान लाइफ नहीं है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है। इट इज लाइक अ बहुत टाइट रोप पे चलना होता है। इसीलिए बहुत मैंने तो देखा, बहुत सारे जो फाउंडर्स होते हैं कि रियल में डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे मैंने ये भी देखा है, सुसाइड भी देखा है इसमें। तो इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू डू, बट ये जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए यही है कि जो फंड मिल भी जाता है इसके बाद भी सक्सेस गारंटीड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना कि फंड तुमको मिल गया, अगर एंजल इन्वेस्टर दिया तो बोलेगा 18 महीने के बाद तुमको सीरीज ए रेज करना है, तो 18 महीने में उतने पैसे पहले खर्च करो, मतलब सीरीज ए रेज करो। वो एक अलग डंडा रहता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता नहीं चलता है कि उनका पैसा कैसे बढ़ रहा है। उनका पैसा वैसे ही पता चलेगा जब नेक्स्ट राउंड रेज करोगे ना, तो उस समय कितना वैल्यूएशन है, तब पहले वाले इन्वेस्टर्स को पता चलेगा अच्छा मेरा तो इतना एक गो कर गया। तो इसलिए एक बार इन्वेस्टमेंट में घुस गए, हर 18 महीने पे इन्वेस्टमेंट है। इंजल हुआ, इंजल के बाद तुम्हारा फिर हो गया या तो सीड होगा, नहीं तो तुम्हारा सीरीज ए होगा, प्री सीरीज ए होगा, उसके बाद बी होगा, बी के बाद जनरली सब एक ब्रिज राउंड रेस करते हैं, उसके बाद सी राउंड हुआ, सी के बाद फिर आईपीओ जाएगा। तो 8 से 10 साल में आईपीओ जाएगा, तब तक तो गप है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप बताइए कि जो लोग अभी खास करके ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको क्या एडवाइस दीजिएगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, उसको पर्सनल लेवल पे हो या फिर फाइनेंशियल लेवल पे हो या फिर एजुकेशन लेवल पे, किस टाइप से प्रिपेयर होना चाहिए कोई भी स्टार्टअप करने से पहले? देखो मेरा तो सबको ये एडवाइस रहेगा कि ट्राई टू डू योर ओन थिंग। जॉब ही ठीक है, अगर तुम सेफ लाइफ चाहते हो तो ठीक है जॉब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं है। और जो बोलते हैं कि जॉब में उन लोगों को ये बहुत टेंशन है, एक बार हम लोगों के जैसा एक दिन जी के देखो, उसके बाद पता चलेगा। तो वो तो ना ही बोले कि जॉब में बहुत टेंशन है, जॉब में कोई टेंशन नहीं। ट्राई योर ओन थिंग when you are entering startup ecosystem or entrepreneurial ecosystem, just be prepared, it is going to be tough. If you are not married, that's why I say that students are at the right space to do anything into this space, and because उनके पास उतनी responsibilities होती नहीं, they are into college or just pass out from the college, so they can take risk, they can work for 18 hours a day. So अगर students हैं तो I will advise them to take the plunge as soon as possible. Later into the life, if somebody is like cross 30 years, तो अपना वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, दे आर मैरिड, उनके स्पाउस है और किड्स है, तो जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आने वाले 6 महीने 1 साल तक एवरीथिंग इज लाइक वेल सेट ऑफ, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नॉर्मल लाइफ में ना हो, देन जंप इनटू स्टार्टअप।
or entrepreneurial ecosystem. The best thing about startup ecosystem and entrepreneurial ecosystem is that if you do good work, if you are creating value, people will recognize you and you will earn a lot of money. Though money तुम्हारा कभी aim होना नहीं चाहिए. If you are doing good, you will be recognized as a like a force to reckon into the startup ecosystem. The thing is that, and apart from that, just try it because हर founder की journey different होती है. मेरी जर्नी तो बहुत ईजी थी, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बट बहुत सारे ऐसे भी फाउंडर्स हैं जिन लोगों को बहुत सारे क्या, मेरा ही एक फ्रेंड है, ही वाज लाइक मेकिंग, उसका करोड़ में रेवेन्यू जा रहा था, कोविड हो गया, ट्रैवल का उसका स्टार्टअप था, एंड ही वाज डूइंग लाइक रियली गुड, उसको बंद करना पड़ गया. तो बहुत इट्स अ रियली टफ जर्नी. एवरी मंथ तुम्हारा या तो तुम बहुत स्केल कर सकते हो या एवरी मंथ यू कैन गेट क्लोज. जस्ट थिंक ओवर दैट, बी प्रिपेयर्ड. मेंटली अगर स्ट्रांग हो तभी एंटर करो, अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आई विल एडवाइज यू टू गेट ए जॉब रादर देन एंटरिंग इट, क्योंकि तुमको तोड़ मरोड़ के सब तरीके से करके इकोसिस्टम कर देता है. दैट इज एंड कम विद अ माइंडसेट ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू, डू समथिंग गुड. If you are entering in just to make money तो कैसे भी कमा सकते हो, कैसे हम कि बैंक भी लूट सकते हो, तुम्हारा हेरिडिटी भी बहुत सारा पैसा निकल सकता है या लॉटरी निकल सकता है. बट you want to enter with an aim to do something good for this society, to bring a change into this society, then you are going to make name, fame, money all here. This is my only day, and try it. There is no क्या कहते हैं, जो I just mentioned during the call कि कुंभ का मेला थोड़े है यार, नौकरी चली जाएगी, अगले साल फिर आ जाएगी. बट ट्राई, ये अगर तुम्हारा अपॉर्चुनिटी चला जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आ पाएगा. तो जस्ट ट्राई. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ जानने को मिला, और इससे बहुत सारे लोग कुछ सीख पाए, अपने स्टार्टअप में कुछ अगर कर पाए बढ़िया, और इसमें हम लोग ह्यूमन्स ऑफ बिहार का बहुत बड़ा योगदान होगा. Thank you so much. Thank you, Harsh. It was nice talking to you, and I just I wish all the best to you as well as to the listener of this podcast or the channel. So do good, keep climbing in life, do good, and everything will be like sorted now or later. But I was like good. That's it. कहानी अभी बाकी है. Just do good and you will be like us. You all will reach a good place in life. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for joining us. धन्यवाद इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनने के लिए. इसी तरह के पॉडकास्ट हम हर रोज लेके आते हैं, एक नया सक्सेस स्टोरीज जो इस पॉडकास्ट चैनल पे सुन सकते हैं. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर रोज नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे सोशल मीडिया पे आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सारा अपडेट आपको मिल सकता है. और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसका हम आंसर जान के उनका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करेंगे. धन्यवाद.